नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य सागर पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक को पढ़ते आ रहे हैं और इन्हीं का सीरीज पढ़ना शुरू किए हैं, तो एक एक पढ़ते हुए हम लोग आज रासो साहित्य तक आ गए हैं और इस वीडियो में हम रासो साहित्य को पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज रासो साहित्य को पढ़ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण जो है वीर गाथा काल यानी कि आदिकाल के अंतर्गत दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार, शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो है। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। आइए देखते हैं कि किससे बताई है रासो शब्द की उत्पत्ति। तो गारसा दतासी, ठीक है, इनका मानना है कि जो रासो शब्द है ये राजसूय से निकला हुआ है। इसकी उत्पत्ति जो है राजसूय से हुई है। हर प्रसाद शास्त्री राजयश से मानते हैं, नरोत्तम स्वामी रासक से, कवि राज श्यामल दास जो है रहस्य से, और काशी प्रसाद जायसवाल भी रहस्य से मानते हैं रास की उत्पत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन से माने हैं, रसायन रासिया रासो। नंद दुलारे वाजपेयी रास से, और हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक उपरूपक से माने हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस से माने हैं। दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त और गणपति चंद्र गुप्त, ये तीनों लोग जो हैं रासक से माने हुए हैं। गणपति चंद्र गुप्त पहले रासक, फिर रास, रासा, रासु और रासो कहे हैं। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्न है। आइए देखते हैं शुक्ल जी के अनुसार ये। तो पहले कवि हैं दलपति विजय, इनका रचना है खुमान रासो, और इनका समय जो मिलता है वे 9वीं सदी है। और खुमान रासो में जो रस है वो वीर रस है, और खुमान रासो की भाषा राजस्थानी भाषा है, और इसका काव्य रूप कैसा है तो ये प्रबंध काव्य है। दूसरा है नरपति नाल, ये कवि हैं और इनके रचना का नाम है बीसल देव रासो। नरपति नाल का है बीसल देव रासो, इसका समय है 1212, और इसमें प्रधान रस कौन सा है तो श्रृंगार रस है। और ये कितने खंडों में विभाजित है तो ये 4 खंड में विभाजित है, और इसका जो काव्य रूप है ये वीर गीत है ये। ठीक है, तो नरपति नाल किसका है? बिसल देव रासो का है। इसका समय 1212 है। इसमें प्रधान रस जो है श्रृंगार रस है, 4 खंड में है और वीर गीत है। आगे है जगनिक। जगनिक कवि हैं, इनका रचना है परमाल रासो। परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम आल्हा खंड भी है। इसका समय 1230 है, और ये इसमें कौन सा रस है तो वीर रस है, और इसका काव्य रूप जो है वीर गीत है। तो जगनिक का परमाल रासो 1230 ईस्वी और वीर रस प्रधान है। चंद बरदाई का जो है रचना है पृथ्वीराज रासो। इसमें जो है वीर रस भी है और श्रृंगार रस भी है, और इसमें जो है समय बताया गया है 69 समय है, और 68 जो है छंद हैं इसमें। और ये किस भाषा में लिखा गया है पृथ्वीराज रासो तो डिंगल भाषा में लिखा गया है। और इसका काव्य रूप क्या है तो प्रबंध रूप है, ये प्रबंध काव्य है। आगे है केदार भट्ट। तो केदार भट्ट कवि हैं, इनका रचना है जयचंद प्रकाश, और इसका समय है 1224 ईस्वी, और ये जो है वीर रस है इसमें, और इसका काव्य रूप भी प्रबंध है। मधुकर भट्ट का जय मयंक जस चंद्रिका है 1243 ईस्वी में, और यह भी प्रबंध है। सारंगधर का हमीर रासो है। नल्ह सिंह का विजय पाल रासो है, और इसमें वीर रस है, और कुल 42 छंद हैं, और ये भी जो है वीर गीत है। नल्ह सिंह का विजय पाल रासो, वीर रस, 42 छंद और वीर गीत है। श्रीधर का है रणमल छंद, और इसका समय है 1454, और यह भी वीर है, इसमें भी वीर रस है, और इसमें छंद पूछा जाएगा तो 70 छंद है, और इसकी भाषा जो है पृथ्वीराज रासो की तरह डिंगल भाषा है रणमल छंद का। और ये कैसा काव्य रूप इसका है तो ये वीर गीत है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, क्या लिखा है कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने चंद बरदाई को प्रथम महाकवि माना है और उनकी जो रचना पृथ्वीराज रासो है उसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने हैं चंद बरदाई को, उन्हें चंद बरदाई को जो है मिश्र बंधुओं ने भी माना है, लेकिन ये वास्तविक शब्द लगा दिए हैं यहाँ पे। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है जो निम्नांकित है। आइए देखते हैं कि प्रमाणित और अप्रामाणिक को लेकर के क्या मतभेद है विद्वानों में, कौन प्रामाणिक मानता है, कौन अप्रामाणिक और कौन अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। तो आइए इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो देखिए, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टांड, ये लोगों ने जो है पृथ्वीराज रासो को क्या माने हैं, प्रामाणिक माने हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और आते हैं मथुरा प्रसाद भी, इसको भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा, मथुरा प्रसाद। अब आइए अप्रामाणिक में मानते हैं। तो अप्रामाणिक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज, श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, बुल्हर और मुरारी दान। तो ये लोग जो हैं अप्रामाणिक मानते हैं। इसका एक कोडिंग भी है कि रहने दीजिए, जान दीजिए, आप लोग को न जाने कैसा लगेगा। आप लोग को अगर याद है तो अच्छी तरह से अपने ही कोडिंग के अनुसार याद रखिएगा। और अर्ध प्रमाणिक में देखिए, मुनिजिन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। ठीक है, तो ये सभी लोग जो हैं अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। कौन कौन? मुनि, हजारों मुनि जो हैं सुनीति और दशरथ ओझा। तो हजार से हजारी हो जाएंगे, मुनि से मुनिजिन विजय, सुनीति और दशरथ ओझा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है और मुख्य छंद निम्न है: कवित्त, छप्पय, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। तो ये सभी जो है पृथ्वीराज रासो के जो है उसमें प्रयोग किया गया प्रमुख छंद हैं। कवित्त हैं, छप्पय, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद बरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। ठीक है, जो चंद बरदाई हैं इनको छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित माना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न कई परीक्षाओं में भी देखने को मिला है कि पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित किसने माना है? तो हमारा जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर बुल्हर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विषय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया है। तो सबसे पहले जो है ये बुल्हर महोदय ही हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया था, वो भी किस आधार पर? तो एक जयानक कवि हैं, इनकी रचना है पृथ्वीराज विजय, इसी के आधार पर जो है पृथ्वीराज रासो को इन्होंने अप्रामाणिक घोषित किया। आगे है कि पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया। तो कहने का मतलब है कि जो पृथ्वीराज रासो ये अपूर्ण ग्रंथ था, इसको पूरा किसने किया? तो चंद बरदाई के पुत्र जलहन ने पूरा किया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, क्या लिखा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने? इन्होंने लिखा है कि यह यानी पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। और ये प्रश्न, ये कथन पूछा जाता है, इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न पूछेगा कि एक राजनीतिक महाकाव्य है, पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी में सर्वप्रथम 12मासा का वर्णन नरपति नाल्ह कृत बीसल देव रासो में मिलता है। ठीक है, तो कह रहा है, प्रश्न है कि हिंदी में 12मासा का वर्णन सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो बीसल देव रासो में मिलता है। और बीसल देव रासो जो है किसका ग्रंथ है? तो ये नरपति नाल्ह का है। कया मास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग या समय है।
तो ये कयामास वध जो है ये पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ, देखिए वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो को स्वीकार किया है। किसने? तो आचार्य शुक्ल ने। परमाल रासों में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्ह खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित करवाया था। ये प्रश्न यहाँ से तीनों ही महत्वपूर्ण है और इन तीनों को ही आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। जो परमाल रासों में किसका वर्णन है? तो ये आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित करवाया था। आगे है कि आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है। तो प्रश्न है कि जो आल्हा खंड है ये किस ऋतु में गाया जाता है? तो बरसात ऋतु में गाया जाता है। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा में, पूर्वांचल में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में गाया जाता है। तो दोस्तों आज इस कक्षा में बस यही तक। आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्यापति और अमीर खुसरो के। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।